नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं हम आगे। जो बड़े चर्चा में रहते हैं आजकल वीर दामोदर सावरकर की बात कर लेते हैं। 1883 से 1966 इनका टाइम पीरियड है। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं नहीं, अनेक बार फांसी के फंदे को चूमकर। ये सावरकर की लाइन है। उसकी विकराल देखो क्या कहते हैं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं नहीं, अनेक बार फांसी के फंदे को चूमकर उसके विकराल स्तंभों को झकझोर कर मैं लौट आया हूँ। मैं इतने पर भी जीवित रहा, ये मृत्यु की भूल थी। ये कहते हैं उपयुक्त आत्मविश्वासपूर्ण उद्गार व्यक्त करते हुए मृत्यु का भी उपवास करने की अटूट क्षमता जिस जिस इतिहास पुरुष ने 10 मई 1952 को पूना में आयोजित एक विराट जनसभा में प्रदर्शित की थी, वे थे विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर के व्यक्तित्व में कर्तव्य के दो पक्ष हैं, प्रथम क्रांतिकारी, द्वितीय सामाजिक राजनीतिक कर्मवादी। व्यक्तित्व निर्माण प्रभाव की बात करें। महाराष्ट्र के नासिक जिले में के एक छोटे से ग्राम बगूर में चित पावन वंशी ब्राह्मण श्री दामोदर पंत सावरकर के परिवार में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। उनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम गणेश सावरकर था, कनिष्ठ का भ्राता का नाम नारायण सावरकर था। सावरकर परिवार के इन तीनों भाइयों ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का दूत के रूप में ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत की। बालक विनायक सावरकर के व्यक्तित्व के समाजीकरण अर्थात वैचारिक पृष्ठभूमि के निर्माण में परिवार, धार्मिक परिवेश, सांस्कृतिक नवोत्थान, पुरोधा, महादेव गोविंद रानाडे, उग्र राष्ट्रीयता के प्रतिपादक बाल गंगाधर तिलक, क्रांतिकारी वास्तविक बलवंत फड़के और चापेकर बंधुओं में कौन थे? चापेकर बंधु में याद रखना, दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर के बलिदान और इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के क्रांति चिंतन का निर्णायक प्रभाव पड़ा। सन 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जन विरोधी कार्यों में कुपित होकर चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर एंड लेफ्टिनेंट आयरस्टर की हत्या जून 1897 में कर दी। ब्रिटिश सरकार ने दामोदर चापेकर अप्रैल 1897 में तथा उसके भाई बालकृष्ण चापेकर को मई 1899 में फांसी की सजा दे दी। चापेकर बंधु की फांसी का समाचार सुनकर युवक सावरकर ने अपनी कुल देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा की कि वो चापेकर बंधु के अपूर्ण कार्य को पूरा करेगा। ब्रिटिश राज की दासता को भारत माता को बंधन मुक्त करने के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर देगा। नासिक हाई स्कूल में अध्ययन काल में 1894 से 1901 के दौरान युवक सावरकर ने 1900 ईस्वी के प्रारंभ में मित्र मेला और सन 1904 में अभिनव भारत, याद रखना मित्र मेला और अभिनव भारत किसकी है? ये सावरकर की, याद रखना, क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। ये नाम इटली की क्रांतिकारी मैजिन द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संस्था यंग इटली के आधार पर रखा गया। युवक सावरकर ने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज से दिसंबर 1905 में बी की परीक्षा उत्तीर्ण किया। अध्ययन काल में युवक सावरकर ने 7 अक्टूबर 1905 को पुणे में दशहरा पर्व पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश सत्ता विरोधी राजनीतिक चेतना को प्रज्वलित रखा। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की इस घटना की निंदा की थी। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी विदेशी वस्त्रों की जलाने की इस प्रकार सावरकर का व्यक्तित्व प्रथम श्रेणी के प्रभावी वक्ता, उदयमान तेजस्वी लेखक, कुशल संगठनकर्ता, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था के युवा नेता के रूप में विकसित हो चुका था। सामरिक राष्ट्रवाद में सावरकर का योगदान निम्नलिखित है। बात करते हैं इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियाँ 1906 से 1910। बम्बई अब मुंबई जो है, विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात युवक सावरकर ने विधि का अध्ययन करने का निश्चय किया। इंग्लैंड में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने तिलक की सिफारिश के आधार पर विनायक सावरकर को कानून का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं करने की शर्त पर 1000 रुपये प्रतिवर्ष की शिवाजी छात्रवृत्ति प्रदान की। सावरकर 3 जुलाई 1906 को लंदन पहुंचे और अभिनव भारत की शाखा के रूप में वहां फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। याद रखना, फ्री इंडिया सोसाइटी सावरकर, ठीक है। सावरकर के चुंबकीय व्यक्तित्व, सुरता को मंत्र मुक्त करने वाली ओजस्वी वाणी, इतिहास, संस्कृति, राजनीति का गहन ज्ञान, क्रांति चिंतन के प्रति दृढ़ आस्था विश्वास के कारण इंग्लैंड प्रवास के दौरान अनेक भारतीय युवक अभिनव भारत यानी फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्य बनकर क्रांति पथ के पथिक बन गए। अभिनव भारत के प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती थी। क्या शपथ थी, देख लेते हैं। मैं अपने पवित्र धर्म के नाम पर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा राष्ट्र तभी समृद्धशाली हो सकता है जब उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिले। मैं तन मन और धन से तथा अपनी अंतिम सांस तक देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ।
निदेशक गुप्तचर कार्यालय भारत सरकार की गोपनीय रिपोर्ट एम 1910 के अनुसार सावरकर के लंदन और पेरिस स्थित प्रमुख श्यामजी कृष्ण वर्मा, TVS अय्यर, MPT आचार्य, गोविंद अमीन, ज्ञानचंद वर्मा, नीति सेन द्वारकादास, डॉक्टर TS राजन, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह, सरदार सिंह राणा, मैडम भिकाजी कामा थी। इनके अलावा भाटी परमानंद, लाला हरदयाल, पांडुरंग महादेव बापट उर्फ सेनापति बापट, RM खान, नाबाब रियासत आसफ अली तथा सिकंदर हयात खान भी सावरकर के सहयोगियों पर संसद थे। लंदन में सावरकर की क्रांतिकारी भूमिका का संक्षिप्त निम्नलिखित देखो। लंदन में सावरकर ने अपने क्रांति चिंतन का प्रचार प्रसार इंडिया हाउस में आयोजित साप्ताहिक बैठकों, धार्मिक सांस्कृतिक समारोह में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ओजस्वी भाषणों, पत्र पत्रिकाओं में पराधीन भारत की समस्याओं से संबंध लेखन, क्रांतिकारी पत्रों के प्रकाशन और प्रधान भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के भाषणों के आयोजन के माध्यम से करना प्रारंभ किया। उन्होंने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मा मैजिनी की आत्मकथा का मराठी भाषा में अनुवाद किया। पुस्तक के प्रारंभ में सामरिक राष्ट्रता तथा देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण विचारों उत्तेजक प्रस्तावना लिखी। पुस्तक की प्रस्तावना सावरकर ने लिखा, विदेशी माल को नहीं, विदेशियों को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। सावरकर की प्रथम पुस्तक थी जिसे भारत सरकार ने विद्रोह प्रेरक रचना होने के कारण 1907 में जब्त कर लिया था। प्रस्तावना में क्या लिखा था? ये मैजिनी की आत्मकथा थी, ठीक है ना, और इसका मराठी में भाषा में अनुवाद किया था। इसी में इन्होंने विदेशी माल को नहीं, विदेशी को बहिष्कृत किया जाना चाहिए लिखा था, इसे जब्त कर लिया था। 10 मई 1907 को सावरकर ने लंदन में 1857 के स्वतंत्रता समर की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। 1857 के शहीदों की स्मृति में शब्दांकित बेस बनवाए। सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण सन 1857 के विप्लव को सिपाही विद्रोह न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विश्लेषण से संबोधित किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश अधिकारी यंग इंडिया हाउस पर निगरानी रखने लगे और श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़कर पेरिस चले गए। 10 मई 1908 तथा 10 मई 1909 को इंडिया हाउस में सन 1857 के विद्रोह की स्मृति में सावरकर ने आयोजन किए। 10 मई 1908 के आयोजन में उन्होंने ओ शहीदों नामक क्रांतिकारी पत्रक बांटा। बाद में इसकी अनेक प्रतियां गुप्त रूप से भारत भेजी। ओ शहीदों पत्रक का प्रथम खंड निम्नलिखित क्या था? आज 10 मई है, आज के दिन 1857 के अवस्मरणीय वर्ष में है। शहीदों, तुमने भारतीय रण क्षेत्र में स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष का अभियान प्रारंभ किया था। सावरकर ने इंडिया ऑफिस पुस्तकालय लंदन में 18 मास तक निरंतर श्रम करते हुए सन 1857 के विप्लव से संबंधित सैकड़ों मौलिक दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर अप्रैल 1908 में मराठी भाषा में 1857 का भारतीय स्वतंत्रता समर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के अंग्रेजी संस्करण का मुद्रण गुप्त रूप से सन 1909 में हॉलैंड में किया गया और इसकी प्रतियां गुप्त रूप से भारत भेजी गई। इस ग्रंथ के लेखक के नाम के स्थान पर एक नेशनलिस्ट मुद्रित होता था। नेशनलिस्ट ये विश्व का प्रथम ग्रंथ है जिसे ज्वलनशील और राजद्रोहात्मक मानते हुए प्रकाशन मुद्रण से पूर्व ही भारत सरकार ने जनवरी तथा पुणे जुलाई 1909 में आदेश जारी करके भारत में जल और थल मार्ग चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार सावरकर भारत के प्रथम इतिहासकार थे जिसने 1908 में ही सन 1857 के सैन्य विद्रोह को मौलिक दस्तावेजों तथ्यात्मक प्रमाणों के आधार पर भारत का स्वतंत्र समर सिद्ध किया। कालांतर में भारत सरकार ने भी सावरकर की इस मान्यता को स्वीकार किया। 6 दिसंबर बात करें आगे, दिसंबर 1908 में सावरकर ने कैक्सटन हॉल लंदन में राजनीतिक प्रयोजन की दृष्टि से विपिन चंद्र पाल की अध्यक्षता में गुरु गोविंद सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया। समारोह में सावरकर, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने उग्र राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भाषण दिए। सावरकर प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंध करने तो विदेशों में प्रचार प्रसार का सफल प्रयास किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में गैलिक अमेरिका पत्र में भारतीय समस्या से संबंधित राजनीतिक लेख लिखे। भारतीय समस्या को विश्व राजनीति की जीवंत समस्या बनाने के लिए सावरकर ने मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह, रेवा भाई राणा, SR राणा को 22 अगस्त 1907 की स्टारगार्ड जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने हेतु भेजा। इस सम्मेलन में मैडम कामा के ओजस्वी भाषण और सावरकर द्वारा निर्मित भारत के प्रथम ध्वज हरा, भगवा एवं लाल, देखो भारत का प्रथम ध्वज कौन सा था? हरा था, भगवा था और लाल था एवं बीच में वंदे मातरम अंकित था। ये ध्वजारोहण से भारतीय समस्या का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बनने लगा। भारत में सामरिक राष्ट्रवाद को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए सावरकर ने बम मैनुअल की अनेक प्रतियां सेनापति बापट, मोतीलाल वर्मा,
और हेमचंद्र राज के साथ भारत भेजे। 1908 में सेनापति बापट ने बंगाल के क्रांतिकारियों से भेंट की और कलकत्ता को कोलकाता जो आज का है मानिक तल्ला उद्यान भवन में बम निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। बम मैनुअल में अंकित विधि से निर्मित प्रथम बम का प्रयोग 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फर बिहार में किया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए सावरकर ने फरवरी 1908 में इंडिया हाउस के रसोई चतुर्भुज के साथ 20 स्वचालित ब्राउनिंग पिस्तौलों को भेजा। इनमें से एक 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कहानारा ने नासिक के जिलाध्यक्ष जैक्सन की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारियों में भी आतंक फैल गया। सावरकर की प्रेरणा से मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस में भारत सचिव और राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली के लंदन में 1 जुलाई 1909 में पिस्तौल की गोली से हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी। कर्जन वायली की हत्या के बाद समाचार पत्र अंग्रेज अधिकारी इस षड्यंत्र का मूल स्रोत सावरकर को मानने लगे। फलस्वरूप इंडिया हाउस बंद कर दिया गया। ब्रिटिश पुलिस और गुप्तचर सावरकर को बंदी बनाने हेतु उनका पीछा करते रहे। जैक्सन हत्याकांड में भी बंबई सरकार ने सावरकर के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की। अंततः मार्च 13, 1910 को सावरकर को लंदन में बंदी बना लिया गया। 20 शताब्दी के प्रथम दशक में सावरकर ने ब्रिटिश सत्ता विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों को लंदन से संचालित करके सामरिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के अंदर काम किया। देखो अंडमान में बंदी जीवन का कालखंड 1910 से 1924 की बात करें। समुद्र तरण सावरकर को 1 जुलाई 1910 को इंग्लैंड से SS मौर्य जलियान द्वारा भारत की ओर रवाना कर दिया गया। जब जलपोत मार्शल बंदरगाह फ्रांस के निकट पहुंचा तो 8 जुलाई को सावरकर ने सोच जाने की इच्छा प्रकट की। शौचालय के पोर्ट होल जलपोत के शौचालय की खिड़की से निकलकर अत्यंत स्फूर्ति से समुद्र में कूद पड़े। वे तैरकर मार्शल बंदरगाह के तट पर पहुंच गए और फ्रांस की धरती पर लगभग 400 मीटर तक भागे। एक फ्रांसीसी सिपाही ने सावरकर को पकड़कर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को सौंप दिया था। सावरकर के अदम्य साहस की घटना समस्त विश्व में फैल गई। भारतीय स्वतंत्रता का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। यूरोपीय समाचार पत्रों ने हिंदू योद्धा जीवन व्रत प्रकाशित किया। फ्रांस की भूमि पर पदार्पण के बाद सावरकर को वापस अंग्रेजों को सौंपना अंतर्राष्ट्रीय विवाद का प्रश्न बन गया। अंततः हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकरण ने फरवरी 1911 को कतिपय अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए ब्रिटेन के पक्ष में निर्णय दिया। 2 जन्मों की सजा। बम्बई उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधिकरण ने सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का षड्यंत्र करने आरोपों से 24 दिसंबर 1910 को आजीवन कारावास और समस्त संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। नासिक के जिलाध्यक्ष की हत्या करने के लिए उत्तेजित करने और उकसाने के आरोप में 23 फरवरी 1911 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार सावरकर विश्व के प्रथम संभवतः अंतिम होंगे अभियुक्त जिन्हें 2 जन्मों की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। जो 2 जन्मों की। अंडमान का बंदी की बात करें 1911 से 1921 2 जन्मों की सजा भुगतने के लिए वीर सावरकर को अंडमान की जेल यानी काला पानी में बंदी के रूप में रखा गया। अंडमान की जेल नरक लोक का साक्षात प्रतीक थी। कर स्वभाव के जेलर बारी ने सावरकर को एकांत कारावास, दोनों हाथों में खड़ी हथकड़ी और पैरों में डंडा, बेड़ी और कोलू में बैलों के समान जुतकर प्रतिदिन 30 पाउंड लगभग 14 किलोग्राम तेल निकालने की सजा दी थी। 14 किलोग्राम तेल निकालने की। इस अमानुषिक सजाओं के कारण कतिपय क्रांतिकारियों ने तो जेल में आत्महत्या तक कर डाली थी। सावरकर ने मई 1921 से 1924 तक बम्बई प्रेसिडेंसी की जेलों में बंदी जीवन बिताया। रत्नागिरी में स्थानबद्धता एवं सामाजिक क्रांति 1924 से 37 बंदी जीवन 1910 से 24 के मुक्ति के बाद सावरकर को रत्नागिरी जिले में स्थानबद्ध किया गया। ये न केवल राजनीतिक क्रांतिकारी थे अपितु सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। रत्नागिरी में स्थानबद्धता के दौरान उन्होंने हिंदू समाज की प्रगति में बाधक 7 जंजीरें तोड़ने का सफल प्रयास किया। कौन सी? मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष, अंतर्जातीय सहभोज का आयोजन, सूदी आंदोलन को लोकप्रिय बनाना, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन, जाति पर आधारित ऊंच नीच के विचार और अस्पृश्यता का प्रबल विरोध, जातिगत व्यवसाय की बाध्यता का विरोध और धार्मिक आधार पर समुद्री यात्रा के निषेध का विरोध। ठीक है, अब बात करें भारतीय राजनीति भूमिका की बात करें इनकी। 10 मई 1937 को सावरकर रत्नागिरी की स्थानबद्धता से मुक्त हुए। उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1937 से 43 के रूप में भारतीय राजनीति में भूमिका निभाई। हिंदू संगठन एवं समाज सुधार आंदोलन, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, भारत विभाजन की मांग का विरोध किया, पृथकतावादी मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति का प्रतिरोध किया, हिंदुत्व अवधारणा की व्याख्या की। सावरकर अखंड भारत के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने सन 1939 में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संविधान पर प्रकाश डालते हुए कहा,
हम अल्पसंख्यकों के धर्म, संस्कृति, भाषा के अधिकारों की गारंटी देते हैं। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा के माध्यम से पृथक विद्यालय, अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। ऐसा ही अधिकार बहुसंख्यकों को होगा। अस्पष्ट है कि हिंदू शब्द की परिभाषा सावरकर निम्न श्लोक में की: सिंधु सिंध पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृ भूपुण्य भूश्च चैव स वे हिंदू रीति। अर्थात वही व्यक्ति हिंदू जो सिंध नदी से समुद्र पर्यंत की भारत भूमि को अपनी पितृभूमि या पुण्य भूमि स्वीकार करे। हिंदू की उपयुक्त परिभाषा सांस्कृतिक होने के साथ साथ राष्ट्रवाचक भी है। इस प्रकार ये परिभाषा पंथ निरपेक्ष होने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है।